Hello everyone, welcome back. This is बादल सिंह दिस साइड. फ्रेंड्स, जैसे मैंने अपने कुछ PYQ एनालिसिस सीरीज में आपको बताया था कि कैसे डाउन टू अर्थ वेबसाइट भी एक प्रीलिम्स के क्वेश्चंस का सोर्स है. सो उसी के बेसिस पे मैंने ये डिसाइड किया है कि आज से हम 4 से 5 दिन के जो डाउन टू अर्थ के आर्टिकल्स होंगे उन सारों को पढ़ के उनके ऊपर MCQs बनाएंगे और उनको सोल्व करेंगे, ताकि कोई भी हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो एनवायरनमेंट डोमेन से है वो ना छूटे. मैं आज वीडियो जो ये लेके आया हूँ इसमें हम आर्टिकल्स के जो फैक्ट्स थे जो हमारे प्रीलिम्स में काम आ सकते हैं वो याद करेंगे और उनको MCQs की फॉर्म में याद करेंगे, क्योंकि जिस चीज़ का हमें टेस्ट देना है क्यों ना उसी फॉर्म में याद किया जाए. दैट विल डेफिनेटली हेल्प अस इन रिटेनिंग द कंसेप्ट. वो ज़्यादा समय तक हमारी मेमोरी में रहता है अगर हम ऐसे याद करते हैं तो फ्रेंड्स, ये एक आर्टिकल था नेशनल टर्मरिक बोर्ड के ऊपर. हाल ही में नेशनल टर्मरिक बोर्ड एस्टैब्लिश किया है गवर्नमेंट ने. टर्मरिक को गोल्डन स्पाइस भी बोलते हैं. तो फ्रेंड्स, इस आर्टिकल में जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट थी मैंने उस पर MCQ बनाया है एज वेल एज आंसर की एक्सप्लेनेशन लिखी है. तो आइए सोल्व करते हैं MCQs को. Question says, consider the following statements. India produces more than 70% of the global turmeric production. भारत जितना भी दुनिया में टर्मरिक हल्दी का प्रोडक्शन होता है, भारत उसका 70% प्रोड्यूस करता है. सेकेंड इज नेशनल टर्मरिक बोर्ड इज हेडक्वार्टर्ड इन हैदराबाद, तेलंगाना. ओके. थर्ड इज इंडिया हैज़ मोर देन 55% शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इन टर्मरिक. जो वर्ल्ड लेवल पे हल्दी का जो ट्रेड हो रहा है उसमें इंडिया का 55% से ज़्यादा शेयर है. फोर्थ स्टेटमेंट इज गवर्नमेंट हैड सेट अ टारगेट ऑफ अचीविंग $1 बिलियन इन टर्मरिक एक्सपोर्ट्स बाय 2030. सरकार ने 2030 तक ये टारगेट रखा है कि हम $1 बिलियन तक का टर्मरिक एक्सपोर्ट कर दें. And last statement is National Turmeric Board will function under the यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. जो ये नेशनल टर्मरिक बोर्ड होगा ये कृषि मंत्रालय के अधीन होगा. तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. 1 and 5 ओनली, 1, 2 and 4, 1, 3 and 5 एंड लास्ट ऑप्शन इज 1, 3 and 4. तो फ्रेंड्स, जो ये मैंने स्टेटमेंट्स बनाए हैं ना, मैंने ये इसी आर्टिकल के बेसिस पे बनाए हैं. सारे आर्टिकल को मैंने इन फैक्ट्स में समराइज कर दिया है. नाउ अब हम देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट ठीक है और कौन सा गलत है. सी, एक तो 5th स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज जो ये नेशनल टर्मरिक बोर्ड सरकार ने जिसका हाल ही में गठन किया है ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर होगा. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. जो कॉमर्स और इंडस्ट्री का मिनिस्ट्री है ना उसके अधीनस्थ होगा ये नेशनल टर्मरिक बोर्ड. लेकिन टर्मरिक एक मतलब जैसे हल्दी का नाम आता है ना तो हमारे दिमाग में ऐसे होता है हाँ हल्दी की खेती बाड़ी तो कृषि मंत्रालय के तहत रहेगा ये डिपार्टमेंट, लेकिन नहीं, ये होगा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के. इसीलिए मैंने ये स्टेटमेंट रखा. अब आपके ज़्यादा लंबे समय तक ये याद रहेगा. अब फर्स्ट स्टेटमेंट है इंडिया प्रोड्यूसेस मोर देन 70% ऑफ द ग्लोबल टर्मरिक प्रोडक्शन. ये बिल्कुल ये फैक्ट याद रखिएगा. बिल्कुल फ्रेंड्स, इंडिया को बहुत ही तगड़ी वाली एडवांटेज है टर्मरिक प्रोडक्शन में. पूरी दुनिया में जितना टर्मरिक प्रोडक्शन होता है ना 70% से भी ज़्यादा इंडिया करता है. ये चीज़ याद भी रखिएगा आप. और ये इस बार 2025 प्रीलिम्स में पूछा भी गया था. देखिए इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है टर्मरिक. अब नेशनल टर्मरिक बोर्ड इज हेडक्वार्टर्ड इन हैदराबाद, तेलंगाना. ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है फ्रेंड्स. वाई? बिकॉज नेशनल टर्मरिक बोर्ड तेलंगाना में तो है बट इट इज़ नॉट इन हैदराबाद, इट इज़ इन निजामाबाद. ये निजामाबाद में है. निजामाबाद के अंदर है, तेलंगाना में निजामाबाद के अंदर, हैदराबाद के अंदर नहीं. तो मैंने क्या कर दिया था, निजामाबाद की जगह हैदराबाद रख दिया था. तो आप इसको रिटेन करिएगा, अपने मेमोरी में याद रखिएगा. निजामाबाद तेलंगाना में हेडक्वार्टर्ड है ये. थर्ड स्टेटमेंट इज इंडिया हैज़ मोर देन 55% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इन टर्मरिक. यस, पूरी दुनिया में जितना भी टर्मरिक का ट्रेड है ना उसमें इंडिया की योगदान है. 55% तो इंडिया का शेयर है उसमें. तो आप ये स्टेटमेंट भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों.
एंड फोर्थ इज गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ अचीविंग $1 बिलियन इन टर्मरिक एक्सपोर्ट बाय 2030। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। आप याद रखेंगे इस स्टेटमेंट को भी। ये जो क्लाइमेट चेंज के टारगेट हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई क्रॉप है उसके टारगेट हैं, ये अक्सर प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। इसी बेसिस पे गवर्नमेंट का ये जो टारगेट रखा है टर्मरिक एक्सपोर्ट का 2030 तक, आप इसे याद रखेंगे कि $1 बिलियन, वो ना प्रीलिम्स में इसको 1 बिलियन की जगह $10 बिलियन कर देंगे या 50 बिलियन कर देंगे या मिलियन कर देंगे बिलियन को। तो आप इन ट्रिक्स का ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। अब फ्रेंड्स, जो हमने ये 5 स्टेटमेंट जो किए हैं ना टर्मरिक के ऊपर, ये पूरे इस आर्टिकल की समरी है। प्रीलिम्स के हिसाब से इस आर्टिकल में जो भी बन सकता था वो मैंने सारा इंक्लूड कर लिया। अब एज वेल एज क्वेश्चन भी मैंने सोल्व करवा दिया आपको। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे दी है कि नेशनल टर्मरिक बोर्ड कहाँ पे है, निज़ामाबाद, हैदराबाद में नहीं है। जो गलत स्टेटमेंट था ना सेकंड, गलत स्टेटमेंट्स की मैं एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ। दस एंड अनदर इज नेशनल टर्मरिक बोर्ड विल फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बता भी दिया और यहाँ पीडीएफ में भी लिख दिया है। ओके, तो आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा और ऊपर जो करेक्ट स्टेटमेंट मैंने बताए हैं वो याद रखिएगा। टर्मरिक के काफ़ी फैक्ट्स आपको याद हो जाएंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। फ्रेंड्स, अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ थी कि ब्राज़ील के अंदर ना फॉरेस्ट फायर मतलब शुरू हो गए हैं और लार्ज स्वेथ्स ऑफ लैंड केम अंडर इट्स इफेक्ट। जंगल में जो आग लगी है, बहुत ही बड़ी टेरिटरी जो है ब्राज़ील की, उसको नुकसान हुआ है। ये न्यूज़ थी फ्रेंड्स। तो इस आर्टिकल में मेरे को एक टर्म मिला, सिरेडो टर्म, सिरेडो। अब इस टर्म से पहले बात करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, यूपीएससी ने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि लिवेंट टर्म क्या है। लिवेंट एक ज्योग्राफिकल टर्म है जिसका आंसर होगा रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सोर्स। तो ये क्वेश्चन हमें ये बताता है कि किस तरीके से यूपीएससी ज्योग्राफिकल रीजन्स जो है ना उनके अलग अलग नाम है, उन पे भी एमसीक्यू पूछ लेती है। तो जैसे मुझे ये ब्राज़ील वाला आर्टिकल मिला है ना, इसमें मुझे ये सवाल बनाया, इस पे मुझे ये टर्म मिला। द टर्म सिरेडो इज ऑफन हर्ड इन द न्यूज रफली कोरेस्पॉन्ड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। जो सिरेडो टर्म है ना, जो हाल ही में खबरों में था, ये किस ज्योग्राफिकल रीजन के लिए यूज किया जाता है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। रीजन अलोंग द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, एंटायर रीजन अलोंग द कोस्ट ऑफ ब्लैक सी, ब्लैक सी की कोस्ट के लिए किया जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका की के लिए, या सिरोडो लार्जेस्ट सवाना रीजन है साउथ अमेरिका में, और रीजन अलोंग द नाइल रिवर इज कॉल्ड सिरोडो। बताइए। तो ब्राज़ील, वी ऑल नो दैट ब्राज़ील लाइज इन साउथ अमेरिका, सो द करेक्ट आंसर विल बी सी। सिरेडो लार्जेस्ट सवाना रीजन है साउथ अमेरिका का। सवाना रीजन को फ्रेंड्स बिग गेम कंट्री भी बोला जाता है, याद रखिएगा आप, बिग गेम कंट्री, बिकॉज यहाँ पे सवाना रीजन में ना वाइल्ड लाइफ बहुत ही रिच होती है, इसलिए इसको बिग गेम कंट्री भी बोलते हैं। तो याद रखेंगे आप कि सिरेडो टर्म कौन से ज्योग्राफिकल रीजन के लिए है? साउथ अमेरिका में जो ब्राज़ील है ना, उसके एक पार्ट को कहा जाता है सिरेडो, जो कि एक सवाना रीजन है। अब आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सिरेडो एक सोर्स ऑफ वाटर है ब्राज़ील के लिए, और जो ब्राज़ील के हाइड्रोलॉजिकल रीजन्स है ना, जो ब्राज़ील को पानी देते हैं, उनमें से एक इंपॉर्टेंट रीजन है सिरेडो। और आपने ये पेंटेनल वेटलैंड्स का नाम सुना होगा, वो भी इसी रीजन के अंदर फॉल करते हैं, पेंटेनल वेटलैंड्स। और ब्राज़ील के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसमें भी इस रीजन का काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। अब मैप भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे ये देखिए, ये ब्राज़ील कंट्री का मैप है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। तो देखिए अमेजोन फॉरेस्ट का ये इलाका हो गया, और जो ये सिरेडो रीजन है ना, इट इज़ एडजेसेंट टू अमेजन फॉरेस्ट। अमेजन के जो जंगल हैं उन्हीं से सटा हुआ है सिरेडो। तो अगर प्रीलिम्स में सवाल आता है कि सिरेडो रीजन क्या है, तो आप बताएंगे कि ये एक ब्राज़ील या साउथ अमेरिका के अंदर एक सवाना रीजन है। ओके, ये देखिए, आप इसकी ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए मैप में। देखिए फ्रेंड्स, जब वो लिवेंट पूछ सकते हैं तो सिरेडो भी पूछ सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। देखिए, अब एक और आर्टिकल था कि टाइप 2 डायबिटीज़ काफ़ी राइज हो रही है यंग पीपल के अंदर, और ये उनकी लाइफ को भी थ्रेट करती है। लैंसेट की स्टडी थी और डाउन टू अर्थ पे ये आर्टिकल था फ्रेंड्स।
तो अक्सर देखा गया है दैट यूपीएससी आस्क्स क्वेश्चंस परटेनिंग टू डिजीज। 2019 में ना हेपेटाइटिस पे क्वेश्चन पूछ लिया था, हेपेटाइटिस पे, क्योंकि वो काफ़ी न्यूज़ में था, हेपेटाइटिस बी और ये ऐसे आर्टिकल आए थे। अब टाइप 2 डायबिटीज़ अक्सर न्यूज़ में है, तो आइए इस आर्टिकल में जो भी फैक्ट्स थे उनको मैंने एमसीक्यू के तहत कवर किया है, देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। टाइप 1 डायबिटीज इज कोज्ड बाय ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है ना, ये इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जो सेल्स होते हैं ना, उनका जब ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होता है ना, जब होती है ये डायबिटीज़। अब और अच्छे से समझते हैं, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन का सिंपल मतलब है जब हमारी जो बॉडी है ना, वो मिस्टेक से हमारी जो हेल्थी टिश्यूज़ होती है ना, हेल्थी टिश्यूज़, उन्हीं को अटैक करने लग जाती है। हेल्थी टिश्यूज, शरीर में जो अच्छी टिश्यूज है ना, जब हमारा इम्यून सिस्टम उन हेल्थी टिश्यूज को अटैक करने लग जाता है ना, तो उसको हम ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो क्या ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन के कारण टाइप 1 डायबिटीज़ होता है? ये ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन क्या करता है? इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को मारता है और टाइप 1 डायबिटीज़ करता है। तो क्या ये सही बात है? जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। आर्टिकल में ये ऐसे की ऐसे दिया हुआ था, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आप याद रखिएंगे इसको कि टाइप 1 डायबिटीज इज कोज्ड बाय ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स। कि जब हमारा शरीर इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स को खुद मारने लग जाता है ना, तो टाइप 1 डायबिटीज हो जाती है। अब टाइप 2 डायबिटीज अकर्स व्हेन बॉडी बिकम्स रेजिस्टेंट टू इंसुलिन और डजंट प्रोड्यूस इनफ। टाइप 2 डायबिटीज जब होता है जब हमारा शरीर रेजिस्ट करने लगता है इंसुलिन को और इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता। बिल्कुल, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। ये टाइप 2 डायबिटीज भी जो है ये जब ही होगा जब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो या बॉडी रेजिस्टेंट टू इंसुलिन बन जाए। जो हमारी बॉडी में पेनक्रीज हमारा ऑर्गन होता है ना, पेनक्रीज, वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है फ्रेंड्स। इंसुलिन याद रखिएगा आप। और इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन ना ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, हम ब्लड शुगर लेवल को हमारी बॉडी में। ब्लड शुगर लेवल जो है ना, उनको रेगुलेट कौन करता है? इंसुलिन करता है हमारी बॉडी में। और पैनक्रीज प्रोड्यूस करता है इंसुलिन को। और टाइप 2 डायबिटीज़ कब होती है? जब इंसुलिन प्रोड्यूस ना हो या बॉडी रेजिस्ट करने लग जाए इंसुलिन को। तो ये भी सेकंड स्टेटमेंट भी राइट स्टेटमेंट है, आप याद रखिएगा। अब थर्ड स्टेटमेंट इज टाइप 1 डायबिटीज इज प्रिवेंटेबल। टाइप 1 डायबिटीज जो है वो प्रिवेंटेबल है। टाइप 1 डायबिटीज से निपटा जा सकता है क्या? इससे प्रिवेंट किया जा सकता है इसको? सो दिस इज रॉन्ग फ्रेंड्स। टाइप 1 डायबिटीज जो है ना, दैट इज नॉन प्रिवेंटेबल। नॉन प्रिवेंटेबल वो एक बार हो गया आपको तो उसको मेडिसिन से कंट्रोल में रखा जा सकता है, लेकिन पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। मैंने पूछा भी यही था आप लोगों से कि कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सो द आंसर विल बी ओनली 2। 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, 1 एंड 2। थर्ड में नॉन प्रिवेंटेबल होगा। टाइप 1 डायबिटीज नॉन प्रिवेंटेबल है। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं फ्रेंड्स। जो टाइप 1 डायबिटीज है ना, इसका कोज है ऑटो इम्यून। जब क्या बोलते हैं हमारी बॉडी जो है वो खुद ही हेल्थी टिश्यूज को किल करने लग जाए, हमारा इम्यून सिस्टम, तो टाइप 1 होगा। टाइप 2 डायबिटीज़ के कारण है लाइफस्टाइल कारण या जेनेटिक कारण। अगर आपके पेरेंट्स को थी तो आपको भी हो जाएगी। लाइफस्टाइल फॉर एग्जांपल, वी आर कंज्यूमिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोको कोला, पेप्सी, ये सब चीज़, और फिर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो ओबेसिटी हो रही है। तो टाइप 2 मेनली इन फैक्टर्स की वजह से होता है। टाइप 1 में क्या होता है? इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होता। जैसे हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में देखा था ना कि इंसुलिन का ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स का। तो ये याद रखेंगे आप। अब टाइप 2 में क्या था? इंसुलिन प्रोड्यूस तो होता है बट सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं हो पाता, या उसको बॉडी रेजिस्ट करने लगती है, एक्सेप्ट नहीं करती। ये टाइप 2 में। अब टाइप 1 चाइल्डहुड में भी हो सकता है, यंग अडल्ट्स में भी हो सकता है। टाइप 2 जो था ना, वो अभी तक अडल्ट्स में ही हो रहा था, बट रिसेंट ये जो लैंसेट की स्टडी बता रही है ना, ये आर्टिकल्स में से जो मैंने ये उठाया है, अब ये राइजिंग इन यूथ, जो यूथ की लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, आप एक्सरसाइज नहीं करते, आपकी जो फूड और डाइटरी हैबिट्स हैं वो बदल गई हैं, तो उनकी वजह से भी हो रहा है ये।
ट्रीटमेंट क्या है टाइप 1 का? आपको इंसुलिन दिया जाएगा आर्टिफिशियली, डॉक्टर के पास जाओ, वो आपको इंसुलिन देगा, आपकी बॉडी तो प्रोड्यूस नहीं कर रही है। लेकिन टाइप 1 प्रिवेंट नहीं हो सकता। टाइप 2 को ठीक किया जा सकता है अगर आप अपनी डाइट ठीक कर लें, सही से दवाई ले लें। बट द कोर डिफरेंस इज टाइप 2 इज प्रिवेंटेबल, ठीक है ना? तो ये भी याद रखेंगे, टाइप 1 नॉन प्रिवेंटेबल और टाइप 2 प्रिवेंटेबल। टाइप 2 को ठीक नहीं किया जा सकता, टाइप 2 को ठीक किया जा सकता है, टाइप 1 को नहीं किया जा सकता। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप पूरा आर्टिकल हमने इस एमसीक्यू के तहत जो भी बातें थी और इस टेबल के तहत हमने कवर कर लिया। अब अगला एमसीक्यू देखते हैं। अब एक डाउन टू अर्थ पे आर्टिकल था कि सी बेड माइनिंग चल रही है कनाडा और यूएसए की जो कोस्ट है ना उसके आसपास पैसिफिक ओशियन में, एंड ये जो सी बेड माइनिंग है इट इज प्रूविंग डेट्रीमेंटल फॉर मैरीन लाइफ। जो वहाँ की रिच बायोडाइवर्सिटी है, जो वहाँ की जो मैरीन लाइफ है उसको खतरा बन रहा है इस सी बेड माइनिंग से। तो इस आर्टिकल में जो भी मेरे को स्पीसीज मेंशन थी और जो भी जोन था उस पर मैंने सवाल बनाया है। अब इसमें इस आर्टिकल में स्पर्म वेल का जिक्र था, तो क्वेश्चन इज द स्टेटस ऑफ स्पर्म वेल इन द IUCN रेड लिस्ट इज। IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें स्पर्म वेल का स्टेटस क्या है? एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल और लीस्ट कंसर्न। सो द करेक्ट आंसर विल बी वल्नरेबल। याद रखिएगा आप इसको, जो स्पर्म वेल है ना फ्रेंड्स ये वल्नरेबल है। वल्नरेबल IUCN की रेड लिस्ट में, ये इस आर्टिकल से मैंने उठाया है। एक तो ये फैक्ट था इस आर्टिकल में, ठीक है। अब आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। जो स्पर्म वेल्स होते हैं ना ये लार्जेस्ट ऑफ द टूथड वेल्स, जिन वेल्स के दांत होते हैं ना उनमें से ये सबसे बड़ी होती हैं, और ये ना इनकी वाइडेस्ट ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी ये दुनिया के हर ओशियन में मिलती हैं। मतलब इनकी रेंज नहीं है कि क्या ये पैसिफिक में ही मिलेंगी या इंडियन ओशियन में ही मिलेंगी, ये हर जगह मिल जाएंगी आपको ओशियन में। इक्वेटर से लेके आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन तक भी देखने को मिलेंगी आपको स्पर्म वेल। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको स्पर्म वेल को लेके याद रखना है, वल्नरेबल तो आपने याद रख ही लिया, एक याद रखना है इनका जो ब्रेन होता है ना वो सबसे बड़ा ब्रेन है किसी भी क्रिएचर का अभी तक जो अर्थ पे रहा है। लार्जेस्ट ब्रेन ऑफ एनी क्रिएचर नोन टू हैव लिव्ड ऑन अर्थ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखेंगे ये भी। ओके, तो ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था, आए दिन यूपीएससी पूछती रहती है IUCN रेड लिस्ट में किसका क्या स्टेटस है, तो आप याद रखेंगे स्पर्म वेल वल्नरेबल। मूविंग अहेड, ये देखिए फ्रेंड्स इस जोन का भी मेरे को इसी आर्टिकल से पता लगा। क्लैरियन क्लिपर्टन जोन हाल ही में खबरों में रहा, ये क्या है? ए जोन ऑफ ब्लैक होल। ये ब्लैक होल का एक जोन है। ए जोन ऑफ हाई सिस्मिक एक्टिविटी इन द इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन के अंदर ये एक जोन है जहाँ पे काफ़ी सिस्मिक एक्टिविटीज़ जैसे अर्थक्वेक या वोल्केनो होता है। और ए जोन ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी इन द पैसिफिक ओशियन, और ए जोन इन द गैलेक्सी वेयर ट्रेसेस ऑफ एलियंस आर फाउंड। ये एक जोन है गैलेक्सी में जहाँ पे एलियंस के ट्रेसेस मिले हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी क्लैरियन क्लिपर्टन जोन है ना, इट इज़ अ जोन ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी इन द पैसिफिक ओशियन। प्रशांत महासागर का एक ये जोन है जहाँ पे सी बेड माइनिंग चल रही थी, इसलिए ये जो जोन था ये न्यूज़ में था और इस आर्टिकल में इसका जिक्र था, तो मैंने इसको एमसीक्यू के तहत कवर कर लिया, हमने जान लिया इसके बारे में कि क्लैरियन क्लिपर्टन जोन क्या है। अब एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, ये कनाडा हो गया, और यहाँ ये कैलिफोर्निया स्टेट जो है यूएसए का, मोजावे डेजर्ट भी है यहाँ पे, मोजावे डेजर्ट बिल्कुल इसके बिल्कुल, ये देखिए कैलिफोर्निया स्टेट के बिल्कुल पीछे क्लैरियन क्लिपर्टन जोन है। तो अगर मैच द फॉलोइंग में या कौन सा पेयर राइटली मैच्ड है, या सीधा एमसीक्यू आ जाए क्लैरियन क्लिपर्टन जोन किस ओशियन में है, तो ये पैसिफिक ओशियन में, आप याद रखेंगे। ओके, मूविंग अहेड। अब फ्रेंड्स एक ये आर्टिकल और था साइंस और टेक्नोलॉजी का, डू नॉट ईट। अब फ्रेंड्स सिलिका जेल के ऊपर आर्टिकल था ये। अब एमसीक्यू देखने से पहले हम ये देखते हैं, हम अक्सर मार्केट से कोई ना कोई नई चीज़ जब खरीद के लेके आते हैं ना फ्रेंड्स, तो हमको ना कुछ ऐसे पैकेट्स दिखते हैं हमारे पैकिंग के अंदर,
जिसको हम बोलते हैं कि इसको खाना नहीं है, इसमें थोड़ा ये थोड़े पॉइजनस होते हैं, या क्या बोलते हैं ये मतलब खाने से नुकसान हो जाएगा बॉडी को, है ना। देखते हैं ना, अगर हम लैपटॉप लेके आए, मोबाइल लेके आए, शूज़ लेके आए, तो ऐसे छोटे छोटे पाउच निकलते हैं उनके अंदर, तो ये सिलिका जेल के पाउच होते हैं। तो इसी के ऊपर ये आर्टिकल था जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे फैक्ट्स थे, तो इसी के ऊपर एक एमसीक्यू बनाया है। द एमसीक्यू इज विच अमंग्स द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए डेसिकेंट। ये जो नीचे नाम दिए गए हैं, इनमें से किसको आप एज ए डेसिकेंट यूज कर सकते हो। डेसिकेंट मीन्स वो चीज जो एयर से मॉइस्चर सोख लेती है। ओके, नाउ ऑप्शन इज सिलिका जेल, जियोलाइट, एक्टिवेटेड एल्यूमिना, इनएक्टिवेटेड कार्बन, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। बताइए इनमें से आप किसको, इनमें से कौन सा मतलब वो, इनमें से कौन कौन सा जो सब्सटेंस है वो एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। सो फ्रेंड्स, इसमें केवल इनएक्टिवेटेड कार्बन वाला जो ऑप्शन है इसको छोड़ के सारे राइट हैं। सिलिका जेल भी एक डेसिकेंट है, जियोलाइट भी डेसिकेंट है, एक्टिवेटेड एल्यूमिना भी एक डेसिकेंट है, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड भी एक डेसिकेंट का काम करते हैं, यानी एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नाउ इंटरेस्टिंग थिंग इज, मैंने क्या किया, ऑप्शन में जो ट्रिक लगाई वो क्या की, मैंने एक्टिवेटेड कार्बन लिखना था सही, लेकिन मैंने गलत लिखा इनएक्टिवेटेड कार्बन। तो ध्यान रखिए यूपीएससी भी कहीं एक्टिवेटेड को इनएक्टिवेटेड ना कर दे। तो अगर ये एक्टिवेटेड कार्बन होता ना, एक्टिवेटेड कार्बन, तो ये भी सही हो जाता। इसलिए आप याद रखेंगे कि एक्टिवेटेड कार्बन, ना कि इनएक्टिवेटेड कार्बन। एक्टिवेटेड कार्बन भी एक डेसिकेंट का काम करता है। ओके, तो इस आर्टिकल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। ये देखिए कितने फैक्ट्स कवर हो गए पूरे आर्टिकल के एमसीक्यू की फॉर्म में। एमसीक्यू करने का फ़ायदा ये है, हम ज़्यादा रिटेन कर पाते हैं। ओके, अब मूविंग अहेड। अब फ्रेंड्स एक आर्टिकल और था, डेस्पाइट एनजीटी ऑर्डर्स, इलीगल सेल्ट पेन्स एंड एनक्रोचमेंट ऑफ क्रीक कंटिन्यू टू थ्रेटन कच्छ खराई कैमल। अब आप इस आर्टिकल में एक तो ये याद रखेंगे कि जो खराई कैमल है ना वो कच्छ में मिलते हैं, गुजरात में जो रण ऑफ कच्छ है ना वहाँ मिलते हैं। अब ये याद रखिएगा आप कहाँ मिलते हैं, के से खराई और के से कच्छ। खराई कच्छ में मिलेंगे। अब यूपीएससी आपके साथ मैच द फॉलोइंग में ट्रिक कर सकती है कि खराई कैमल जो है ना वो राजस्थान में मिलते हैं। अब आदमी सोचेगा राजस्थान में डेजर्ट है, एरिड सेमी एरिड जोन है, तो वहाँ तो मिलते ही होंगे खराई कैमल, बट नो, खराई कैमल गुजरात के रण ऑफ कच्छ में मिलते हैं। आप ये बात याद रखेंगे, एक तो इस आर्टिकल में जो पता लगी। अब फ्रेंड्स जब मैं ये आर्टिकल पे खुद सवाल बना रहा था ना तो मुझे पता लगा यूपीएससी तो हमसे 2 कदम आगे है, उसने ऑलरेडी इस पे सवाल पूछ लिया है। तो क्यों ना उसको सवाल को एक बार देख लें और फिर खराई कैमल को मतलब समझ लें कि इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर यूनिक अबाउट खराई कैमल, ए ब्रीड फाउंड इन इंडिया। खराई कैमल के बारे में यूनिक क्या है, इट इज़ कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर्स इन सी वाटर। ये समुद्र के पानी में 3 किलोमीटर तक तैर सकता है। इट सर्वाइव्स बाय ग्रेजिंग ऑन मैनग्रूव्स। जो मैनग्रूव्स होते हैं ना, मैनग्रूव्स जो सी के किनारे, समुद्र के किनारे जो मिलते हैं हमें टाइडल एरियाज में, ये उनको मतलब उनके ऊपर सर्वाइव करते हैं, उनको खाते हैं ये। एंड इट लिव्स इन द वाइल्ड, ये जंगली इलाकों में रहते हैं और इनको पाला नहीं जा सकता। खराई कैमल पे सवाल पूछा हुआ है और ये देखिए 2 दिन पहले ही आर्टिकल था। चलिए इस बहाने रिवाइज भी हो गया हमारा एमसीक्यू। तो बताइए, सी द करेक्ट थिंग इज फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शंस आर करेक्ट एंड थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सो द करेक्ट आंसर विल बी 1 and 2 ओनली। खराई कैमल्स 3 किलोमीटर तक तैर सकते हैं समुद्र में और वो मैनग्रूव्स पे फीड करते हैं। ये वाइल्ड में भी रहते हैं एज वेल एज इनको दे कैन बी डोमेस्टिकेटेड, इनको पाला जा सकता है। खराई कैमल्स कैन बी डोमेस्टिकेटेड, इनको ये पालतू हैं। ओके, तो आप एक जो क्वेश्चन में फैक्ट नहीं था वो क्या था, खराई कैमल रण ऑफ कच्छ में मिलते हैं और कहीं नहीं मिलेंगे ये आपको, केवल रण ऑफ कच्छ में। ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस छोटे से वीडियो में हमने देखिए कितने आर्टिकल, 5 से 6 आर्टिकल्स में जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जहाँ से प्रीलिम्स का सवाल बन सकता है उन पे हमने एमसीक्यू फॉर्म में प्रैक्टिस कर ली है। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आएगा। सो
काइंडली शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो। अगर कुछ आपको और भी चाहिए तो आप कमेंट्स में मेरे को बताइए, मैं उस पर भी वीडियो लेके आऊँगा। एज वेल एज फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, इट मोटिवेट्स मी। जैसे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे, ये मोटिवेट करता है मैं और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे।